तो स्टार्ट करते हैं एक और एमसीक्यू की सीरीज का हमारा चैप्टर। टॉपिक होगा हमारा फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन, इनसे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए बॉडी स्लाइड्स ओवर अ सरफेस द फोर्स रेजिस्टिंग द मोशन बिटवीन देम। एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सतह पर अगर फिसलती है तो उनके बीच गति का प्रतिरोध कौन करेगा। तो देखो, याद रखना, जैसा फ्लूइड में तरल जो होते हैं यानी कि लिक्विड और गैसेस, इनमें इनके बहाव को, फ्लो को अपोज कौन करता है, तो हम कहते हैं विस्कोसिटी, श्यानता, जो इनके बहाव में विरोध उत्पन्न करती है। यहां पर ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये टर्म जो विस्कोसिटी है, जो फ्लूइड के लिए कहलाती है, अगर सॉलिड मटेरियल होगा, कोई ठोस वस्तु है, जैसे एक कोई बॉक्स है, इसको आप एक सरफेस पे रख करके यहां से यहां खिसकाना चाहते हो, तो इसकी सरफेस पर एक फोर्स जनरेट होगा जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन, घर्षण, जो इसको उतर जाने का विरोध करेगा। तो सॉलिड के अंदर इसी को हम क्या बोल देते हैं, फ्रिक्शन, घर्षण बल। तो विरोध करने वाला घर्षण होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज, स्थिर संतुलन में है। तो स्थिर संतुलन कब होता है, क्या जब वस्तु मूव कर रही होती है, मूविंग में होती है, एक्सेलरेशन में होती है? नहीं, गति तो नहीं कर रही होती ना, बिकॉज वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर है, स्थिर संतुलन अवस्था के अंदर है। इसका मतलब वो क्या है, एट रेस्ट है, रुकी हुई है वो। तो रुकी हुई वस्तु है वही स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी, स्थिर संतुलन में होगी, गतिशील वस्तु नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। तो देखो, न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। पहला नियम जो है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, ये नियम कहा जाता है। और पहले नियम का क्या था स्टेटमेंट, पहला नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो उस पर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होगा वो वस्तु हमेशा रेस्ट में बनी रहना चाहती है। और अगर कोई वस्तु मोशन में है, गति कर रही है, तो वो लगातार गतिशील रहना चाहेगी, गति करते रहना चाहेगी, जब तक कि आप उस पर बाहर से कोई फोर्स लगा करके उसको रोक ना दो। इसका मतलब देखा जाए तो दुनिया की सारी वस्तुएं आलसी हुई, जो जैसा है वो वैसा रहना चाहता है। इसी को हम गति का प्रथम नियम कह देते हैं। और ये चीज ऐसा कर कौन रहा है, तो ये कर रहा है उस वस्तु का इनर्शिया। इनर्शिया कहलाता है जड़त्व, जड़त्व का मतलब है विरोध करना। इस वस्तु का इनर्शिया वही होगा जो विरोध करेगा इसकी चेंज के अंदर। आप रेस्ट का भी हो सकता है इनर्शिया, मोशन का भी हो सकता है। रेस्ट वाला इनर्शिया रेस्ट को चेंज नहीं होने देना चाहेगा, मोशन का इनर्शिया है जो मोशन को चेंज नहीं होने देना चाहेगा। इसको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। तो गति का नियम, घर्षण का नियम ये नहीं है, जड़त्व का नियम होगा, प्रथम नियम है। और प्रथम नियम के बारे में और क्या बात बोल सकते हैं, तो फोर्स जो होता है, फोर्स की डेफिनेशन भी देता है, बल की परिभाषा भी यही नियम देता है। यानी बल क्या होता है, किसी रेस्ट वस्तु को अगर आपको गति करवाना है तो आपको क्या आवश्यक होगा, फोर्स आवश्यक होगा। तो फोर्स जो है, बल, उसकी डेफिनेशन भी ये पहला नियम ही देता है। तो टोटल मेनली 3 नियम है, तो पहला जो नियम है वो यही होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड। देखो, अगर कोई पत्थर आप पृथ्वी से, पृथ्वी के ऊपर आप एक पत्थर फेंकते हो तो वो कुछ देर तक ऐसे जाएगा और फिर आकर के जमीन पे गिर जाएगा। ये जो मोशन होता है, ये मोशन अंडर द ग्रेविटी होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, प्रक्षेप्य गति जो होगी, इसके पाथ का नाम पूछ रहा है ये, इसके पाथ का नाम। तो देखो, क्वेश्चन हमसे सीधा सीधा इस पाथ का नाम पूछ रहा है, तो ये क्या कहलाता है, ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। फ्लाइट तो वो है जिस वक्त ये हवा के अंदर पूरा है, इसका फ्लाइट है वो इसका। रेंज क्या कहलाती है, रेंज इसकी जो ये डिस्टेंस है, जहां से इसको फेंका था और जहां पर गिरा है, ये डिस्टेंस कहलाती है इसकी रेंज। एल्टीट्यूड ऊंचाई हो गई, टॉप मोस्ट बिंदु हो गया, वो हाइट पर होगा सबसे ज्यादा। ये जो पाथ है, जैसे आपने देखा होगा आर्चरी, जो तीरंदाज होते हैं वो तीर को जब छोड़ते हैं तो वो भी एक ट्रेजेक्टरी पाथ लेकर के टारगेट पे जाके लगता है। ये सारे पाथ क्या है,
प्रोजेक्टाइल मोशन है और इसके पाथ को क्या नाम दिया जाता है? ट्रेजेक्टरी, प्रक्षेप वक्र। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन अ लार्ज एंगल विद द हॉरिजॉन्टल प्रोड्यूस। अभी जो हमने बात की थी कि अगर आप किसी भी वस्तु को या भाला को जो फेंकते हैं उसको अगर आप फेंकोगे तो ये पाथ लिया जाएगा। इसके पाथ को हमने ट्रेजेक्टरी कहा था। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर इसको हम फेंकेंगे तो ये जो एंगल्स होते हैं, इस एंगल की बात कर रहा है। तो देखो, एक कहलाती है स्ट्रेट ट्रेजेक्टरी, सीधा प्रक्षेप वक्र। ये कब होता है? जब 45 डिग्री पर आप इसको फेंकोगे अधिकतम वेलोसिटी के साथ, तो ये मैक्सिमम रेंज कवर करेगी, अधिकतम दूरी तक जाएगी। तो 37 परास क्या होगी? अधिकतम होगी। एक आपने इसको 0 डिग्री या 90 डिग्री अगर बोल दूं, तो 90 डिग्री में आपको पता है कि ये यहीं पर जाकर के सिर्फ वर्टिकली जाएगी, कोई भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय नहीं करेगी। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपने एक लार्ज एंगल पे फेंका है इसको। दैट मीन्स अगर आपने 45 डिग्री से ज्यादा एंगल पर फेंका इसको, तो ये एक हाई ट्रेजेक्टरी पाथ लेगा और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल तो नहीं करेगा, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल के लिए तो मैक्सिमम कितना चाहिए होता है रेंज के लिए? 45 डिग्री। तो अगर लार्ज एंगल पर आपने उसको फेंका है तो ये एक हाई ट्रेजेक्टरी लेगा, ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा, बिकॉज इसका वर्टिकल कंपोनेंट थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? हाई ट्रेजेक्टरी हो जाएगा। और कभी भी 45 पे पूछेगा तो स्ट्रेट ट्रेजेक्टरी हो जाएगा, उसमें ये 45 में मैक्सिमम रेंज, अधिकतम दूरी तय करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। मोशन ऑफ अ ट्रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अलग अलग टाइप के मोशंस होते हैं। जैसे देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन की हमने बात कर ली, ये इस तरीके से। एक होता है जिसमें कोई भी वस्तु, जैसे सपोज करो आपने फुटबॉल को अगर किक मारी, तो फुटबॉल के सारे पार्टिकल, सारा का सारा जो मोशन होगा, वो सब एक ही दिशा के अंदर गति कर रहे होंगे, यूनिफॉर्म मोशन होगा, एक समान गति करेंगे सारे के सारे। जैसे आप ट्रेन का मोशन, कार का मोशन, ये सब आप देखो तो कंप्लीट जो उसके जितने भी मैं पूरा बोल दूं, अगर जो बॉडी होगी कंप्लीट जो होगी, वो पूरा का पूरा यूनिफॉर्म मोशन करेगी, जिसमें मैं बोल सकता हूँ एक ही लाइन के अंदर या एक ही डायरेक्शन अंदर करेगी। तो सारे के सारे पॉइंट्स होंगे मूविंग बॉडी के, वो एक यूनिफॉर्म एक ही डायरेक्शन के अंदर गति करेंगे, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है, ट्रेन इसका उदाहरण है। और अगर ट्रांसलेटरी मोशन के उदाहरण बताऊं, तो कोई कार चल रही है, फुटबॉल के आपने किक मारा, तो फुटबॉल जो गति करेगी। बॉलिंग जो होती है, गेम करते हैं, तो हैवी सी गेंद को जब एक डायरेक्शन में फेंका जाता है तो वो भी ट्रांसलेटरी मोशन है। तो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन के अंदर यूनिफॉर्म मोशन करेंगे, वो उदाहरण कहलाएगा ट्रांसलेटरी। प्रोजेक्टाइल की बात हमने कर ली। रोटेटरी मोशन क्या होता है? तो देखो, रोटेटरी मोशन क्या होता है? एक ही एक्सिस के चारों तरफ गति करना। तो अगर कोई टायर है वो घूम रहा है, तो वो एक एक्सिस के चारों तरफ रोटेशन कर रहा है, उसको हम रोटेटरी मोशन बोल देते हैं। पूरी की पूरी ट्रेन है, एक ही दिशा में यूनिफॉर्म गति करती है, सारे के सारे उसके एक ही डायरेक्शन में गति कर रहे होते हैं, तो ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। इसके अलावा वाइब्रेशन मोशन होते हैं, जिसमें एक वस्तु के इर्द गिर्द एसएचएम होती है, गतियां होती है बहुत सारी, तो हमारा ट्रेन जो है वो हो गया ट्रांसलेटरी मोशन। नेक्स्ट देखते हैं। is a pair of forces equal in magnitude opposite directed and displaced by perpendicular distance or moment। डैश बल की एक जोड़ी है जो परिमाण में समान, विपरीत दिशा में निर्देशित और लंबवत दूरी यानी परपेंडिकुलर पे क्षण द्वारा विस्थापित होती है। देखो, इसका आंसर होगा कपल। इसको हम कहते हैं कपल। तो कपल इज अ पेयर ऑफ फोर्स जो इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, यानी इनकी वैल्यू बराबर होगी, डायरेक्शन इनकी अपोजिट होगी, विपरीत होगी, और ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इनके बीच में गैप होगा। जैसे देखो, मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर ये एक फोर्स मान लो, ये एक दूसरा फोर्स है, ये दोनों फोर्स, और इनके बीच की दूरी ले लेते हैं, ये इनके बीच की दूरी हो गई। तो देखो, ये एक तरीके से दो फोर्स कपल फोर्स हैं। कैसे? मैं इसको इस तरफ से अगर फोर्स लगाऊंगा, यहां से अगर इधर फोर्स लगाऊंगा और ये बीच से बाउंड है, तो ये इस तरीके से घूमेगी, यानी कि मेनली इसका काम है रोटेशन। ये ट्रांसलेटरी जो मोशन हमने बात की थी, एक ही दिशा में सीधी रेखा के अंदर जो गति थी, उसको नहीं करवा सकता, लेकिन ये रोटेशन करवा देगा।
अब इसको यहां से करोगे, ये इस तरफ जाएगा, तो ये फोर्स जो है ये इसके इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन है, और बिल्कुल बीच में डिस्टेंस से ये दूर दूर है, तो रोटेशन करवा सकता है ये, और इसको हम क्या बोलते हैं, कपल। ये लाइन में मोशन नहीं करवा पाएगा, जैसे स्टीयरिंग रोटेट करते हैं दोनों हाथों से, वो भी एक तरह का कपल फोर्स ही है वो। तो ये आपको याद रखना है, इसको पेयर और ये सब नहीं बोलते, कपल होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ प्योरली रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन क्या होता है आपको पता है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, उसके चारों तरफ घूमता है। देन ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, द सेंटर ऑफ विच इज लोकेटेड ऑन अ लाइन इज कॉल्ड, देखो जिसको हम बार बार बोल रहे हैं, द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर कोई वस्तु घूम रही होती है, कोई टायर है वो घूम रहा है इस तरीके से, तो वो घूम यहीं के सापेक्ष तो घूम रहा है, उसके सारे के सारे जो पार्टिकल्स है वो सारे के सारे उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, घूर्णन की जो दूरी है उसी के सापेक्ष तो घूम रहे हैं सारे के सारे, इसी से तो बाउंड है ये सारा कंप्लीट मोशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां से वो स्टार्ट होता है इसका ये मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, बल आघूर्ण कहते हैं इसको हिंदी में, बल आघूर्ण। और होता क्या है, तो देखो ऐसा बल जो घूर्णन को, घूर्णन यानी रोटेशन, उसको कॉज कर सकता है, उसको स्टार्ट करवा सकता है, उसको हम टॉर्क कह देते हैं। और टॉर्क जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कह सकते हैं आर एफ साइन थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर कोई पिवोट है जहां से ये एक्सिस बंधी हुई है, यहाँ से ये घूम सकता है ऐसे रोटेशन, यहाँ से तो बंधा हुआ है, कील लगा रखी है हमने सपोज करो, तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर में मैं एक फोर्स लगाऊंगा, डिस्टेंस होगी आर, एक्सिस से जितनी डिस्टेंस होगी उतना बढ़िया है, तो परपेंडिकुलर पे जो लगाया गया फोर्स है वो इसका रोटेशन स्टार्ट करवा देगा, इसको पट्टी घूमने लग जाएगी ऐसे, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, टॉर्क बोल देते हैं। अब देखो साइन थीटा तो हम हटा देते हैं, थीटा 90 होते ही वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या बचे आर और एफ, आर है डिस्टेंस, एफ है फोर्स, तो डिस्टेंस गुना में फोर्स, इनका यूनिट जो भी ऑप्शन होगा हमारा आंसर होगा। फोर्स की क्या होती है न्यूटन, डिस्टेंस की क्या होती है मीटर, तो न्यूटन गुना में मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर, ये है टॉर्क बलागुण। नेक्स्ट देखते हैं। If a body moves with a uniform speed in a circular motion, then कोई पिंड वृत्ताकार गति कर रहा है, एक समान गति कर रहा है, तो उसका क्या है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन देखो याद रखना है, दो चीजें होती है, एक तो होती है स्पीड, अदिश राशि है, चाल, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है इसको, इसको कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए होती। लेकिन वेलोसिटी जो होता है वेग, वो डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक तो डायरेक्शन यानी दिशा, और एक उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड। इन दोनों में से कोई भी चीज बदल जाएगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी इन दोनों पे डिपेंड है। तो देखो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन की एक खास बात क्या होती है कि जब भी कोई वस्तु सर्कुलर मोशन के अंदर गति लगा रही होती है तो हर एक सेकंड में उसकी डायरेक्शन अलग होती है। देखो जब वो यहाँ होगी तो ये इसकी टेंजेंटली स्पर्श रेखीय रूप से दिशा वहां पे होगी, जब ये यहाँ पहुंचेगी इसकी दिशा यहाँ होगी। आपको दिख रहा है हर एक पॉइंट पर इसकी दिशा बदल रही है, और अगर डायरेक्शन बदलती जा रही है, और मान लो सपोज करो मैग्नीट्यूड हम सेम रख लेते हैं, तो अगर डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी तो चेंज होगी ना। तो सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहती है, चेंज इन वेलोसिटी होगी। तो देखो वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज चेंजिंग, इसकी वेग जो है वो लगातार बदल रहा है, और वेग बदल रहा है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर ये वैल्यू है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव होगी, दैट मींस एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन तो होगा, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग नहीं कह सकते, एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, त्वरण होगा, त्वरण जीरो नहीं हो सकता है यहाँ, बिकॉज वेलोसिटी चेंज हो रही है, और एक्सेलरेशन डिपेंड्स, वेलोसिटी ही चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन तो चेंज होगा ही होगा। हाँ अगर ये चेंज इन वेलोसिटी ही नहीं होती तो हम कहते हैं कि ना तो त्वरण होगा, बट यहाँ एक्सेलरेशन होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगी। अच्छा क्वेश्चन था, वेलोसिटी चेंज होगी हर सर्कुलर मोशन में। नेक्स्ट देखते हैं।
इन प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति के अंदर टोटल फ्लाइट टाइम। देखो ये था प्रोजेक्टाइल मोशन, यहां से आपने फेंका, यहां जाकर के वो गिर गया। कह रहा है कि यहां से लेकर के यहां तक जाने में जो टोटल टाइम लगा, वो टोटल टाइम कितना होगा। तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में बिल्कुल फिक्स कंसेप्ट होता है, क्या वस्तु जब यहां से लेकर के टॉप पॉइंट तक पहुंचेगी, उस टॉप पॉइंट तक पहुंचने में उसने जितना टाइम लिया था, वो सेम टाइम वापस यहां तक जाने में लेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरा कंप्लीट करने में जो टाइम लगा था, वो टॉप तक जाने में जितना टाइम लगा उसको डबल कर दो, तो हमें पूरा टोटल फ्लाइट टाइम मिल जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर अगर आपको कुल उड़ान समय लेना है, तो क्या इक्वल कर सकते हो हाइट तक पहुंचने का टाइम, यहां तक पहुंचने का टाइम अलग लगेगा, इसके बाद भी तो लगेगा, और ये दोनों इक्वल होंगे। थ्राइस नहीं, थ्राइस नहीं होता, थ्राइस में तो ये वैल्यू 3 टाइम ऐड हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा, 4 टाइम्स भी नहीं होगा, ट्वाइस। तो बिल्कुल है, 2 टाइम रिक्वायर्ड है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ तक 5 मिनट लगे हैं, तो यहाँ भी 5 मिनट, तो पूरा टाइम 10 मिनट है। तो हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा टाइम निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। टॉर्क की क्या दिशा होती है, बलाघूर्ण की क्या दिशा होती है। बलाघूर्ण की अभी हमने फॉर्मूला देखा था, ये वाला आर एफ साइन थीटा, जिसमें हमने कहा था परपेंडिकुलर लगाया गया फोर्स है ये। देखो टॉर्क का काम क्या था, तो टॉर्क का काम क्या था, वो फोर्स जो रोटेशन कॉज करवा देगा। तो आप समझ करके देखो, थोड़ा सा देखना, ये इसकी एक्सिस थी जहां से ये घूमना स्टार्ट करेगा। हम एक मान लेते हैं कि ये बीच की दूरी थी, यहां से एक तरीके का मैं इसको रोटेशन करवाना चाह रहा हूं इस तरीके से, तो फोर्स यूं रहेगा। अब जो टॉर्क जनरेट होगा जब ये घूमेगी, तो वो टॉर्क यहां से बाहर की तरफ, 3D में एज्यूम करना, आप यहां से मैं ऊपर की तरफ अगर पेन उठा सकूंगा, तो ये तो एक पूरा प्लेन हो गया, इससे बाहर की तरफ अगर मैं बना सकूंगा ऊपर की तरफ, तो वो ये रहा फोर्स, फोर्स इस तरफ से इसको रोटेट करेगा, ये रेडियस हो गई, दूरी हो गई एक्सिस रोटेशन की, और यहां से टॉर्क जनरेट होगा ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, सरफेस के बाहर की तरफ। तो एंगल बन जाता है हमेशा परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड परपेंडिकुलर टू फोर्स ऑल्सो। तो बल के भी लंबवत, और जो दूरी है इसके भी लंबवत। जो टॉर्क जनरेट होता है उसकी डायरेक्शन हम, जो हमारे राइट हैंड का जो थंब होता है, वो टॉर्क की डायरेक्शन को बता देता है, और हाथ की जो उंगलियां होती है वो उसको उस तरफ रोटेट कर रही होती है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो आपको ओवरऑल याद रखना है वैसे, कि हमेशा परपेंडिकुलर लंबवत ही टॉर्क जनरेट होगा। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड सेम एज डायरेक्शन नहीं, सेम डायरेक्शन नहीं है, अपोजिट नहीं है, पैरेलल नहीं है। हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जो आपने बल की दिशा लगाई है, ये बल की दिशा यूं थी, ये इधर घूम रहा था, तो ऊपर की तरफ, स्क्रीन से बाहर की तरफ आएगा वो टॉर्क होगा, तो 90 डिग्री पे रहेगा हमेशा इसके। नेक्स्ट देखते हैं, एक कैनन बॉल इज फायर्ड, द मोशन ऑफ दिस बॉल एग्जांपल ऑफ। देखो तोप का गोला अगर दागा जाएगा, तो इसकी गेंद की गति किस तरह का उदाहरण है। क्या ये हमेशा सीधी रेखा में ही जाता रहेगा, नहीं, ये इस तरीके से, अगर मैं आपको कहूं, ये वाला पाथ लेगा, यहां से लेगा ये, और इस तरीके से गति करने के बाद नीचे आकर के गिर जाएगा। तो ये हम बार बार पढ़ चुके हैं इसको। तो अगर ग्रेविटेशन के अंडर कोई भी वस्तु फेंकी जाएगी गुरुत्वाकर्षण में, तो वो वस्तु इस तरीके से ट्रेवल करेगी। तो ये जो इसका पाथ होता है हमेशा, ये क्या कहलाता है, इसके पाथ को हम ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, और ये पूरा का पूरा मोशन क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। तो कैनन बॉल हो, फुटबॉल को आप किक मारते हो, तीरंदाजी की जाती है, भाला फेंकते हो, पत्थर फेंकते हो, सबकी गति क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट देखते हैं, अपवर्ड फोर्स ऑन ए फ्लोटिंग बॉडी इज कॉल्ड। तैरते हुए पिंड पर ऊपर की तरफ लगने वाले बल को क्या कहा जाता है। देखो ये वाटर है, अगर वाटर में मौजूद अगर कोई वस्तु है, वस्तु का भार हमेशा नीचे की तरफ क्या लगता है, mg, और भार के अपोजिट हमेशा, आपने फील किया होगा पानी में, अगर आप किसी हल्की सी फुटबॉल को दबाते हो, तो आपको फील होता है कि वो ऊपर की तरफ पुश कर रहा है आपको। तो वो इसके भार के अपोजिट तरफ नीचे से एक फोर्स इसको ऊपर ला रहा होता है। वो फोर्स क्या कहलाता है, वो फोर्स कहलाता है बुयोंसी फोर्स, उत्प्लावन बल। पानी में अगर आपने भरी हुई कुएं में से बाल्टी निकाली हो, तो वो पानी में आपको हल्की लगती है, बाहर निकालते ही वो भारी हो जाती है हवा में आती है। कारण बुयोंसी फोर्स उसके वजन में कमी कर रहा होता है, उसको नीचे से ऊपर की तरफ धक्का लगा रहा होता है। तो हम भी तैरते हैं तो हमारी बॉडी का वजन हमें हल्का लगता है पानी में, बुयोंसी फोर्स हम पे भी लग रहा होता है।
तो ये हमेशा इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है और ये हमेशा वेट के अपोजिट लगता है, बुयोंसी फोर्स। तो आंसर क्या हो गया हमारा, बुयोंसी फोर्स, उत्प्लावकता। और ये बुयोंसी फोर्स इस वस्तु के मास पर, इसकी डेंसिटी पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है। ये लिक्विड की डेंसिटी पे कर जाएगा डिपेंड, लेकिन इसकी खुद के मास पे, डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, और आर्किमिडीज का जो सिद्धांत था, आर्किमिडीज का सिद्धांत भी उत्प्लावकता से, बुयोंसी फोर्स से ही संबंधित था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। When a bus starts suddenly, then passengers in the bus tend to fall backwards. This is an example of बस अचानक स्टार्ट होती है, बस में बैठा यात्री पीछे की ओर गिरता है। आपको याद है हमने न्यूटन की गति का प्रथम नियम की बात की थी, जिसमें हमने क्या कहा था, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, रुकी हुई है, तो वो जब तक रुकी हुई रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। इसी को हमने क्या कहा था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। ये वस्तु यात्री जो थे वो रुके हुए थे, तो वो चाहेंगे रुके हुए रहें, बिकॉज उनका जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो चेंज नहीं होने देगा। तो गाड़ी जो बस है उस पर तो फोर्स लग गया, तो वो तो गति में आ गई, लेकिन हम जो अंदर बैठे थे अचानक से हमारी बॉडी पीछे चली गई, तो हम लोग रेस्ट में थे, बस आगे चली गई तो हमारी बॉडी अपनी रेस्ट पे बनी रही। दैट मीन्स बस तो आगे चली गई, हम अपनी जगह बने रहे, तो हम पीछे हो गए देखा जाए तो ये क्या था, ये न्यूटन का गति का प्रथम नियम है और इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और अगर यही क्वेश्चन बोल देता कि अचानक से बस जब ब्रेक लगाती है तो हम आगे जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाता, अब आपकी बॉडी किस में थी, बस के साथ मोशन में थी, ब्रेक तो बस पे लगा, लेकिन आपकी बॉडी का जो मोशन है, इनर्शिया ऑफ मोशन, उसने क्या किया, उसने चेंज होने का विरोध किया, तो उस वक्त फिर गति का जड़त्व काम करता। लेकिन ये रुकी हुई की बात कर रहा है, तो आंसर हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया, अदरवाइज इनर्शिया ऑफ मोशन हो जाता। तो ये गति का पहला नियम है न्यूटन का। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। तो देखो इनर्शिया अभी हमने बात की थी, कोई वस्तु रेस्ट में है तो उसका इनर्शिया जो है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया की वजह से ही तो वो गति नहीं करना चाह रही है, रेस्ट में बने रहना चाह रही है, और वो होता क्या है, तो वो उसका मास का मेजर ही होता है, द्रव्यमान ही होता है। तो अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूं, जड़त्व जो होता है इनर्शिया, वो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं उसको, वो एक तरीके से मास का ही मेजर होता है, द्रव्यमान का ही रूप है, तो वही विरोध करता है उस वस्तु की चेंज में। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रिक्शन, घर्षण कैन बी रिड्यूस्ड बाय, घर्षण को किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो देखो, पॉलिश कर दो सरफेस, बिल्कुल ठीक है, सरफेस को अगर आपने पॉलिश कर दिया, सरफेस के टच में आने पर ही तो फ्रिक्शन काम करता है, तो अगर वो सरफेस पॉलिश्ड है तो घर्षण अपने आप कम हो जाएगा। ल्यूब्रिकेशन का, स्नेहक का प्रयोग, बिल्कुल हम गाड़ियों में ऑयल्स वगैरह डालते हैं ताकि जो घर्षण की वजह से हीट लॉस, ऊष्मा की हानि, एनर्जी लॉस होना है, वो होना कम हो जाए, तो ऑयल ल्यूब्रिकेंट्स डाल करके हम घर्षण को कम कर सकते हैं। डिक्रीजिंग एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, बिल्कुल, घर्षण हमेशा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है। ये दो सरफेस थी, ये जो एरिया है इस पे डिपेंड करता है, ना कि इस एरिया पे। तो जो कॉन्टैक्ट एरिया है वही तो घर्षण को, जब हम इसको इधर गति करवाएंगे तो यहाँ से यहाँ घर्षण अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो जाएगा, इसके गति की विपरीत दिशा में लग जाएगा। तो अगर ये कॉन्टैक्ट एरिया ही कम हो, तो आपको पता है ना कि अगर कॉन्टैक्ट एरिया हमने कम कर दिया तो घर्षण बहुत ही कम हो जाएगा। तो तीनों बिल्कुल ठीक है, तो हमारे ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया। देखो न्यूटन का जो थर्ड लॉ था गति का, वो यही कहता था कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती ही है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, आपको रिजल्ट मिलेगा, वो उसका रिएक्शन होगा, तो हर एक्शन की एक रिएक्शन होती है, हर जगह लागू होता है रूल। तो देखो, always act on same body, are equal in magnitude, are same in same direction, always act independently। तो देखना, ये जो लगाए गए बल होते हैं, अगर आप किसी वस्तु पर फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, तो आपने इधर एक्शन किया, या इसका बेस्ट एग्जांपल देखते हैं, गन जब आप चलाते हो, गन फायर करते हो, तो गन में से जो बुलेट निकली वो आगे की तरफ गति करती है, और इस एक्शन की वजह से
एक विपरीत दिशा में गन पर क्या लगता है? रिएक्शन फोर्स लगता है। इनकी दिशा क्या है? अपोजिट है। तो ये जो एक्शन और रिएक्शन है, ये हमेशा क्या होते हैं? अमाउंट में इक्वल होते हैं। जितना ज्यादा एक्शन फोर्स होगा उतना ज्यादा रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा। तो गन पीछे की तरफ झटका खाती है, गोली आगे गई है, गन पीछे आती है, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स। आप पत्थर को, फुटबॉल को किक मारते हो और एक आप पत्थर को किक मारते हो, तो पत्थर को किक मारते हो आपके पैर को चोट लगती है, क्योंकि आपने जो एक्शन फोर्स पत्थर पे किया उसने आपको वापस वो अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स दे दिया। तो ये दोनों क्या होते हैं? जितनी आप तेज किक मारोगे उतना ज्यादा दर्द होता है ना, बिकॉज ये हमेशा क्या होते हैं? अमाउंट, इनका परिमाण समान होता है, अलग अलग दिशा होती है, तो सेम डायरेक्शन में नहीं होते हैं, इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड के अंदर। तो ये हमेशा परिमाण में वैल्यू अपनी समान रखते हैं। और क्या ये सेम बॉडी पे होते हैं? तो नहीं, ये हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे होते हैं। आप देखो, ये एक टेबल है, इस टेबल पे आपने जब बुक रखी, तो बुक ने इस टेबल पर एक्शन फोर्स लगाया, तो टेबल पर तो एक्शन फोर्स लगाया, और टेबल ने वापस बुक पर क्या लगाया? रिएक्शन फोर्स लगाया। तो दो अलग अलग वस्तुओं पे लगते हैं ना ये, तो ये अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, सेम पे नहीं लगते। लेकिन जो इक्विलिब्रियम फोर्स होता है वो हमेशा सेम बॉडी पे लगता है, एक्शन रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे लगता है, अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो बाकी सब गलत है, इक्वल होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। लॉ ऑफ इनर्शिया, देखो फिर आ गया। लॉ ऑफ इनर्शिया किसको कहते हैं? जड़त्व के नियम को, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसके अंदर रेस्ट है, वस्तु रेस्ट में बने रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में बने रहना चाहेगी, ये कहलाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया किसका मेजर होता है? वस्तु के मास का, द्रव्यमान का। नेक्स्ट देखते हैं। लॉज ऑफ मोशन किसने दिए? तो न्यूटन के गति के नियम थे, ये याद रखना आपको। The force acting on an object perpendicular to the surface is called। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। वर्क, फ्रिक्शन, घर्षण भी एक तरह का फोर्स है। तो देखो, जब भी कभी किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगाया जाता है तो उसको स्पेशली क्या बोलते हैं? थ्रस्ट कहा जाता है उसको। और जैसे अगर मैं बताऊं आपको, फोर्स जो होता है, सिंपल अगर बल है, तो बल क्या करेगा? किसी वस्तु पर आपने बल लगाया तो वो उसी दिशा में उसको गति करवा सकता है ना, सेम दिशा में। लेकिन थ्रस्ट जो होता है वो मेनली, अगर मैं कहूं, तो उसकी अ, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन, वो जो मोशन है उसमें लगेगा। जैसे अगर कोई वस्तु तेज गति से आगे जा रही है तो थ्रस्ट पीछे की तरफ जनरेट करेगी, वो तो थ्रस्ट भी फोर्स ही है, बस ये सेम डायरेक्शन में भी करवा सकता है, और यहाँ पर डायरेक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट रहती है। और वैसे ही परपेंडिकुलर ही होता है हमेशा, किसी भी सरफेस पे लगाया गया जो परपेंडिकुलर फोर्स है उसको थ्रस्ट कह देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? देखो, आपको पता है कि कॉन्टैक्ट फोर्स वो होते हैं जो कॉन्टैक्ट में आना जरूरी है जिसके लिए। जैसे क्या क्या उदाहरण थे, हमने पहले भी बात की थी, फ्रिक्शन फोर्स, मसल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, टेंशन फोर्स, ये सब कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशन, ये सब नॉन कॉन्टैक्ट होते हैं, इनको आपस में संपर्क में आना जरूरी नहीं है, ये दूर से भी काम करते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पूछ रहा है तो देखो, मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट है, मस्कुलर कॉन्टैक्ट है, ये भी कॉन्टैक्ट है, और ये नॉन कॉन्टैक्ट है। इन दो में से कोई एक आंसर होगा। और क्या कह रहा है कि रेस्पॉन्सिबल है चेंजिंग स्टेट ऑफ ए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब किसी वस्तु को आप बल लगा करके उसकी गति की दिशा बदलना चाहते हो, तो आपको पता है यहाँ पर कौन सा बल काम करता है? घर्षण बल काम करता है, और वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स भी है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स भी है, और गति का हमेशा, गति को स्थिति बदलने में हमेशा इसका रोल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? बल का मात्रक न्यूटन, खूब बार हम देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगर इसके अलावा फॉर्मूला वाला मात्रक है तो आपको फॉर्मूला भी पता है। मास का क्या होता है? किलोग्राम। हम यहाँ से फोर्स की यूनिट निकाल सकते हैं ना, फॉर्मूला बेस्ड भी बन जाएगी क्या? किलोग्राम गुणा मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
और वैसे स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? न्यूटन, ऐसा यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं। The hair of shaving brush clings together when removed from water due to। शेविंग ब्रश के बाल पानी से बाहर निकालने पे क्यों चिपक जाते हैं? देखो, आप सबने देखा होगा कि शेविंग ब्रश होती है, जब तक पानी में रहती है उसके जो ऐसे ब्रिसल्स होते हैं वो पानी में जाने पे अलग अलग बिखर जाते हैं, लेकिन पानी से जब आप उनको बाहर निकालते हो तो बाहर निकालते ही वो कुछ इस तरीके से सारे के सारे सिकुड़ जाता है वो पूरा का पूरा ब्रश। क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है? तो देखो, यहाँ पर जिम्मेदार है पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर पाई जाने वाली ये घटना जिसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या करता है? पानी की जो सरफेस होती है, आपने देखा होगा बारिश की गिरती हुई बूंदे कैसी आकृति की हो जाती है? गोल। तो बारिश की गिरती हुई बूंदे गोल क्यों हो जाती है? सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन होता क्या है? पानी की जो सरफेस होती है, लिक्विड की जो सरफेस होती है, उस पर कोहेसिव फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। अंदर का अगर कोई मॉलिक्यूल होगा तो वो हर तरफ से कोहेसिव फोर्सेस से बैलेंस होता है, वो संतुलन में होता है इस तरीके से। लेकिन जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ इस तरीके से स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, ये उन पर कोहेसिव फोर्स। तो ये आप देख रहे हो एक रस्सी जैसे खिंच जाती है, ऐसे इन फोर्सेस की वजह से एक टेंशन जनरेट हो गई है पानी की सरफेस पे, जिस पर आपने देखा मच्छर आकर के भी बैठ जाते हैं। तो आपको पता है कई लोग रस्सी पर चलते हैं तो वो रस्सी के उस टेंशन पे ही तो चलते हैं, अगर रस्सी एकदम तनी हुई नहीं हो तो वो नहीं चल पाएंगे। तो पानी की सरफेस भी खिंची हुई रस्सी की तरह व्यवहार करती है, उसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड अपनी शेप को स्फेरिकल मिनिमम सरफेस एरिया में लाना चाहता है, और मिनिमम सरफेस एरिया में लाने के लिए सिकुड़ना चाहता है वो। तो जैसे ही पानी को हम बाहर निकालते हैं इस ब्रिसल्स को, तो पानी जैसे ही बाहर आएगा तो कैसी शेप लेना चाहेगा? सिकुड़ना चाहेगा। और पानी जब सिकुड़ेगा तो वो जो ब्रिसल्स थे वो भी साथ में उसके सिकुड़ जाएंगे। तो आंसर क्या है कि सरफेस टेंशन जो होता है, पृष्ठ तनाव, उसकी वजह से ये ब्रिसल्स बाहर आते ही चिपक जाते हैं। यानी ये वापस से अगेन अपनी पानी ऐसी नेचर लेना चाहता है। यहाँ पर अंदर सारे के सारे कोहेसिव फोर्सेस को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बाहर लाते ही वो सिकुड़ना चाहते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से। विस्कोसिटी क्या होती है? ये तो विरोध है, लिक्विड के फ्लो के अंदर या गैस के फ्लो में जो विरोध होता है, बाधा होती है, वो विस्कोसिटी है। इलास्टिसिटी, फ्रिक्शन, ये सब अलग अलग टर्म्स है सब। तो सरफेस टेंशन हमारा आंसर हो गया। फॉलिंग ड्रॉप ऑफ ए रेन वाटर एक्वायर्स द स्फेरिकल शेप। अभी हमने बात की कि वर्षा की गिरती बूंद जो है वो गोल आकृति क्यों ले लेती है? तो वो गोल आकृति क्यों लेती है? वो सरफेस टेंशन की वजह से अपना आकार सिकोड़ना चाहती है, और जब भी कोई वस्तु अपना आकार सिकोड़ती जाएगी तो अपने आप एक कैसी आकृति का निर्माण हो जाएगा? स्फेयर का। तो आंसर क्या है? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। इसी की वजह से पानी आप पे ऊपर चोट करता है, पानी की सरफेस पर आप हाथ मारते हो चोट लगती है आपको, मच्छर बैठ जाते हैं, छोटी छोटी ऑलपिन नीडल बैलेंस हो जाती हैं। पानी की सरफेस टेंशन हाई होती है, इसलिए ऐसा होता है, और इसीलिए पानी गिरती हुई बूंदें स्फेरिकल शेप ले लेती है। नेक्स्ट देखते हैं। द वीकेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेज इज। टोटल 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं। तो मूलभूत जो बल हैं, शक्तियां नहीं बल, इनमें सबसे वीक जो फोर्स होता है वो 4 कौन कौन से हैं? एक होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक होता है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और लास्ट होता है चौथा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 तरह के बल होते हैं। आपको याद रखना है इनमें सबसे कमजोर कौन सा होता है? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण सबसे कमजोर होता है। और सबसे मजबूत कौन सा है? नाम में है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जिसमें आप देखते हो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है ये। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग है और ग्रेविटी सबसे वीक है। तो हमसे कौन सा पूछ रहा है सबसे कमजोर? तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्ग पूछ लेता तो हम बोल देते स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं। A spherical ball made of steel
व्हेन ड्रॉप्ड इन मरकरी कंटेनर विल, देखो मरकरी जो होती है पारा, वो लिक्विड है, ये मरकरी आप समझ लो लिक्विड है, इसमें भरा हुआ है पारा, ओनली लिक्विड मेटल है मरकरी, जिसका सिंबल है पारा। इसमें वो कह रहा है स्टील की बनी, स्टील की सॉलिड बनी हुई एक गेंद अगर आप इसमें डाल दोगे, तो पूछ रहा है उसकी पोजीशन कहाँ रहेगी, वो ऊपर रहेगी, वो डूब जाएगी, आधी डूबेगी आधी तैरेगी। तो देखो जब भी कभी डूबने तैरने का क्वेश्चन आता है, हमेशा वो क्वेश्चन किससे होता है, डेंसिटी से, घनत्व से। जैसे क्वेश्चन पूछता है पानी के ऊपर बर्फ क्यों तैरती है, तो आंसर क्या होता है, बर्फ की डेंसिटी पानी से क्या होती है, कम होती है, तो ऊपर तैरती है। अगर मरकरी जो है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत हैवी डेंसिटी होती है कंपेयर टू स्टील, तो अगर आप स्टील की गेंद डालोगे तो स्टील की गेंद क्या करेगी, मरकरी की सतह पर तैरेगी, पारे की सतह पर होगा, तो विल बी ऑन सरफेस ऑफ मरकरी। ठीक है, तो अंदर नहीं डूब सकती, वो सरफेस पर रहेगी। रीजन क्या है, हल्की है तो बर्फ की तरह से ऐसे सरफेस पर रहेगी, एकदम ऊपर डूबेगी नहीं। रीजन वो ये भारी है, हाई डेंसिटी है, स्टील जो है लो डेंसिटी है, कम घनत्व वाली है। जैसे बर्फ तैर रही है वैसे स्टील तैरेगी। नेक्स्ट देखते हैं, डैम्प क्लोथ्स आर ड्राइड इन स्पिन ड्रायर्स बाय द एक्शन ऑफ, ये कह रहा है एक तरीके से वॉशिंग मशीन समझ लो, गीले कपड़े को वो जो घुमा के सुखाती है, कौन से बलों की वजह से सुखा रही है। तो आप याद रखना, कोई भी सर्कुलर मोशन जो होता है, वृत्तीय गति, वृत्तीय गति जो होती है, वृत्तीय गति में दो फोर्सेस एक्ट करते हैं। आप किसी पत्थर को, आप सपोज करो ये पत्थर था, आपने इसको रस्सी से बांध रखा है, बीच में आपने इसको पकड़ रखा है और आप अपने सिर के ऊपर इसको गोल गोल घुमा रहे हो रस्सी के थ्रू। तो पत्थर जब घूम रहा होता है तो पत्थर एक सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, और ये रस्सी तन जाती है जब आप उस पत्थर को घुमाना शुरू करते हो। पहले वो नहीं तनी हुई है, जब जमीन पे रखा हुआ है वो रस्सी नॉर्मल है, बाद में वो तन गई है। तो जो तनाव है वो दिखा रहा है कि केंद्र की तरफ एक फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। और यही बल है, जिम्मेदार है, जो इस वस्तु की, इस पत्थर की लगातार वृत्तीय गति को बनाए रखने में क्या होता है, आवश्यक होता है। तो अभी केंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स तो किसी भी वस्तु को घुमाए रखने के लिए आवश्यक होता है, लेकिन जब ये घूम रहा होता है तो इस पर केंद्र से अपोजिट तरफ एक फोर्स जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल। और ये जो बाहर की तरफ लगने वाला बल है, ये हम सब ने फील किया है। जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं, अचानक ड्राइवर लेफ्ट टर्न लेता है मोड़ पर, तो हम बाहर की तरफ, अपोजिट तरफ फील करते हैं धक्का, तो वही धक्का है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस सर्कुलर मोशन की वजह से जनरेट हुआ है, रिजल्ट की तरह से जनरेट हुआ है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स मेन फोर्स था जो इस सर्कुलर मोशन को करवाए रखने के लिए आवश्यक था, बिना इसके सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। और सर्कुलर मोशन जब होना स्टार्ट हो जाता है तो ये फोर्स जनरेट हो जाता है। अब वॉशिंग मशीन क्या करती है, एयर स्पिन ड्रायर जो होते हैं वो कपड़ों को घुमाएगी, घुमाएगी तो आपको पता है कि कपड़ों पर तेजी से घुमाने की वजह से बाहर की तरफ उन पर क्या फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। और वो बाहर की तरफ उनको, सभी पार्टिकल्स को बाहर की तरफ धकेल करके उनको दूर कर देगा। तो क्रीम मक्खन सेपरेशन जो करते हैं हम दूध से, वो भी इसी फोर्स की वजह से होता है। आप उसको घुमाते हो बहुत तेजी से, तो सभी पार्टिकल्स पर बाहर की तरफ फोर्स लगता है, घूमते हुए पार्टिकल्स पे, इसकी वजह से वो सेपरेट हो जाते हैं। तो हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव का क्या परिणाम है। देखो पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन की वजह से अगर कोई बहुत थिन नैरो स्पेस है, जब भी किसी कांच की ट्यूब को, या कोई बहुत पतली नैरो स्पेस होती है, उसको जब हम पानी में डिप करते हैं लिक्विड में, तो लिक्विड धीरे धीरे उसके अंदर राइज करता है। जब राइज करता है तो उसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है, राइज करते हुए लिक्विड की ये। तो यहां पर जब देखा गया तो किनारे पे यहां पर बनते हैं एडेसिव फोर्स, आसंजक बल। और एडेसिव फोर्स जो होते हैं वो यहाँ पर इनको ऊपर की तरफ राइज करने में हेल्प करते हैं। और बीच में यहाँ पर ये जो शेप दिख रही है, ये वाली शेप, इस शेप को लगातार कोहेसिव फोर्सेस बरकरार रखते हैं,
तभी ये वाटर धीरे धीरे क्या करता रहता है, ऐसे राइज करता रहता है इस शेप को लेकर के। तो ये जो शेप है बीच में, ये शेप कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होती है, और कोहेसिव फोर्सेस की वजह से जो घटना होती है वो कौन सी होती है, सरफेस टेंशन। यानी पृष्ठ तनाव की वजह से पानी धीरे 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 राइज करने लगता है किसी नैरो ट्यूब के अंदर। इस घटना को हम क्या नाम बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन। तो सरफेस टेंशन इस शेप को रेस्पॉन्सिबल है इसको बनाए रखने के लिए, और पानी धीरे धीरे गति करता है, क्योंकि अगर सरफेस टेंशन नहीं होगा तो ये बीच में ये शेप बरकरार नहीं रहेगी, ये वाली जो शेप है ये वाली। तो सरफेस टेंशन की वजह से ये पूरी शेप रहती है। तो इसका रिजल्ट है कैपिलरी एक्शन, यानी पानी का राइज करना। जैसे कि लैंप जो होते हैं, केरोसिन के लैंप के आप जला देते हो तो उसमें जो लैंप की बत्ती होती है उसमें तेल धीरे धीरे राइज करता रहता है। तौलिया आपका अगर एक किनारा भीग जाता है तो धीरे धीरे पूरा तौलिया भीग जाता है। तो उनमें कैपिलरीज होती है, उनमें वाटर राइज करता है। तो वो जो कैपिलरी एक्शन है वो तीन घटनाओं का मिला जुला क्रम है, रूप है। एक होते हैं कोहेसिव फोर्स, एक होते हैं एडहेसिव फोर्स, और एक होती है सरफेस टेंशन। इन तीनों का मिली जुली, इन तीनों की वजह से ये घटना होती है, ससंजक बल, असंजक बल और पृष्ठ तनाव। तो ये है, हमसे पूछ रहा है सरफेस टेंशन, तो आंसर होगा कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। द वॉल ऑफ ए डैम इज ब्रॉडर एट द बेस। बांध की दीवार आधार पर चौड़ी होती है, क्यों? देखो, प्रेशर इनसाइड लिक्विड का फॉर्मूला होता है एच रो जी। लिक्विड के अंदर जैसे जैसे पानी के अंदर आप गहराई पर जाते हो, आपको पता है कि हाइट जैसे जैसे बढ़ती है, गहराई बढ़ती है, डेप्थ बढ़ती है, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है। तो अगर पानी के अंदर आप काफी नीचे जा चुके हो सरफेस से, तो हाइट बहुत ज्यादा, यहाँ पर डेप्थ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो इस पॉइंट पर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस पॉइंट, क्योंकि ये तो सरफेस से पास है। तो अब देखो, डैम जो होता है, डैम की ऊपर से तो मोटाई कम रखते हैं, लेकिन नीचे आते 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 डैम को ऐसे बना दिया जाता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है ऐसा क्यों करते हैं। तो आपको अब पता चल गया होगा कि अगर पानी की सरफेस ये है, तो पानी यहाँ पर जो पॉइंट होगा हाई प्रेशर वाला होगा सरफेस से, उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, तो वो दीवार पर जब टकराएगा तो वो ज्यादा प्रेशर मारेगा, और उस ज्यादा दाब, उस ज्यादा प्रेशर को झेलने के लिए दीवार बेस से मोटी बना देते हैं। और ऊपर का पानी है वो कम प्रेशर का है, कम हाइट से सरफेस से, ज्यादा प्रेशर वो मार नहीं पाएगा यहाँ पर। तो हमें क्या हो गया कि गहराई बढ़ने के साथ साथ प्रेशर इंक्रीज होता है। तो क्या हो गया, क्यों चौड़ी होती है, बिकॉज स्ट्रीमिंग इज रिक्वायर्ड विथस्टैंड प्रेशर दैट इंक्रीजेज विद डेप्थ। गहराई बढ़ने के साथ बढ़ने वाले दाब को झेलने के लिए। तो इसमें प्रेशर दैट इंक्रीज हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो डेप्थ बढ़ेगी, वो प्रेशर बढ़ेगा उसको झेलने के लिए। इसके अलावा डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है कि जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी इस लिक्विड की, वो प्रेशर ज्यादा होगा, और ग्रेविटी पे भी करेगा। बट मेन फैक्टर कौन सा है, हाइट वाला, डेप्थ वाला। नेक्स्ट चलते हैं। वायुमंडलीय दाब की भी कोई लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज द मोस्ट विस्कस। सबसे ज्यादा शांता, सबसे ज्यादा अधिक शांता वाला, अधिक चिपचिपा, अधिक शांता बोल सकते हैं। शांता होता है बहाव में विरोध, बहते टाइम सबसे जो मुश्किल से बहेगा उसकी बात कर रहा है। तो मिल्क, वाटर, पेट्रोल, इनकी विस्कोसिटी तुलनात्मक रूप से कम होती है, लेकिन ऑयल जो होता है, ऑयल की विस्कोसिटी ज्यादा होती है। इसलिए ऑयल को अगर आप बोतल से गिराओगे जमीन पे, तो धीमे धीमे बहेगा, लेकिन बाकी ये सब थोड़े से तेज बहेंगे। तो बहाव में बाधा ही विस्कोसिटी कहलाती है। तो सबसे ज्यादा विस्कोसिटी यहाँ पर इन ऑप्शंस में किसकी हो गई, ऑयल की हो गई। अगर वो पूछता शहद भी है, तो आपको पता है शहद भी बहुत मुश्किल से धीरे धीरे बहता है, शहद की विस्कोसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन आंसर हो गया ऑयल। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ऑन एडिंग डिटर्जेंट। देखो, पानी का सरफेस टेंशन पानी को स्फेरिकल शेप दिलाए रखता है अगर ज्यादा है तो पानी का स्फेरिकल शेप है, वो ले रहा है हाई सरफेस टेंशन की वजह से। यानी पानी इस सरफेस को भिगोना नहीं चाह रहा, अपनी स्फेरिकल शेप रखना चाहता है। आपने देखा होगा आपके हाथों पर जब ऑयल लगा होता है और आप जब उस पर पानी गिराते हो सिंपल, तो वो पानी ऐसे ड्रॉपलेट्स ले लेता है, ऐसे गोल गोल शेप ले लेता है बुद्धों की, आपके हाथ पे गिरा रहता है अगर ऑयल लगा हुआ है तो। अगर ऑयल नहीं है तो आपके हाथ को भिगो देता है आराम से। इसका मतलब अगर हाई सरफेस टेंशन है तो पानी ऐसी स्फेरिकल शेप लेगा, बचना चाहेगा आपके हाथ से कांटेक्ट करने में अगर ऑयल वगैरह है तो। अब अगर हम सरफेस टेंशन को कम कर देंगे तो पानी ऐसे फैल जाता है सरफेस पे, ये हो जाता है लो सरफेस टेंशन, और इसकी वजह से पानी स्प्रेड हो जाता है, सरफेस को गीला कर देता है। क्वेश्चन कह रहा है
कि अगर हम डिटर्जेंट मिला देते हैं तो सरफेस टेंशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। आप खुद सोचो, ठंडे पानी से जब आप कपड़े धो रहे होते हो तो पानी का हाई सरफेस टेंशन होता है, पानी ऐसे रहता है कपड़ों पे, फैलता नहीं है। तो हम या तो टेम्परेचर बढ़ा करके कपड़ों को धो सकते हैं तो कपड़ा पानी फैलने लग जाता है ऐसे। एक तो ये कंसेप्ट हो गया कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दोगे, तापमान बढ़ा दोगे, पानी गर्म कर दोगे, तो पानी का सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, लो हो जाता है। दूसरा है कोई भी इम्प्योरिटी मिला करके। इम्प्योरिटी क्या हो सकती है, सोप, डिटर्जेंट, कुछ भी आप पानी के अंदर जब मिलाओगे तो वो भी तो पानी की सरफेस टेंशन को लो कर देता है और पानी ऐसे ही फैलने लग जाता है कपड़ों पे और कपड़ों की क्लीनिंग हो जाती है। दैट मीन्स आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो पानी में कोई इम्प्योरिटी मिला दो, इन सब चीजों से हमेशा पानी का हाई सरफेस टेंशन लो सरफेस टेंशन में कन्वर्ट हो जाता है और अच्छे से क्लीनिंग होने लग जाती है। तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ऑन एडिंग डिटर्जेंट, हमेशा सरफेस टेंशन घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और वो फैलने लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राइज ऑफ ऑयल इन द विक इज ड्यू टू, मैंने आपको बताया था अभी कि जो कैरोसिन के लैंप होते हैं उनके अंदर बत्ती में जो तेल धीरे धीरे चढ़ती है वो किसके कारण होता है। देखो उस घटना का तो नाम है कैपिलरी एक्शन, केशिकात्व। और केशिकात्व को होने के लिए, इस घटना को होने के लिए मैंने तीन आपको, एक तो कोहेसिव फोर्सेस थे, एक एडेसिव फोर्सेस थे और एक थी घटना सरफेस टेंशन। इन तीनों के मिले जुले रूप की वजह से ये घटना हो रही थी। तो यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है कि किसकी वजह से, तो क्या डेंसिटी ऑफ ऑयल की वजह से वो मूवमेंट करता है, नहीं, विस्कोसिटी तो बहुत कम मूवमेंट करवाएगी। सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल, देखो सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव की वजह से कैपिलरी एक्शन की घटना हो रही होती है। तो हमें आंसर मिल गया है, कैपिलरी सरफेस टेंशन की वजह से ऑयल राइज करता है धीरे धीरे उसके पत्ती के। नेक्स्ट देखते हैं, if an ordinary glass tube and a glass capillary tube are both dipped in a beaker of water rising, एक साधारण कांच की नली है और एक कांच की केशिका नली है, दोनों को पानी के बीकर में डुबोया है तो पानी ऊपर उठ जाता है। अभी हमने बात की थी कि कोई भी नैरो ट्यूब होगी उसमें वाटर राइज करेगा, तो वो वाटर धीरे धीरे राइज करेगा इस पे, और ये जो राइज करना होता है ये एक्शन कैपिलरी एक्शन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में एक सिंपल कांच की ट्यूब है और एक कांच की कैपिलरी ट्यूब है, दोनों ट्यूब्स हैं, और दोनों जितनी नैरो होंगी, जितनी पतली होंगी, वाटर का लेवल उतना ज्यादा राइज करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के अंदर वाटर क्या करेगा, राइज करेगा। हाँ, जिसकी रेडियस जितनी कम होगी उसमें वाटर का लेवल उतना ज्यादा जाएगा। तो इन दोनों में कैपिलरी एक्शन वर्क करेगा और पानी का लेवल राइज कर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, two rods, one of copper, other is steel, experience the same upthrust when placed in water. Thus both have. दो छड़े हैं, एक तांबे की एक स्टील की, पानी में आप रख रहे हो, वो समान उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं। दोनों के पास क्या है, देखो, जब भी किसी वस्तु को पानी में डाला जाता है तो आपको पता है कि वो वस्तु जब पानी के अंदर जाएगी तो जैसे ही वो पानी के अंदर जाएगी तो पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर उठेगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि पानी थोड़ा सा, ये इतना पानी जो है ये पक्का ऊपर उठा होगा। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर। डिस्प्लेस्ड वाटर, विस्थापित द्रव या विस्थापित जल है ये। आप भी पानी में जाते हो तो पानी बाहर आकर के गिरता है ना, उसी पानी की बात कर रहे हैं। और ये जो डिस्प्लेस्ड वाटर है ये किस चीज पे डिपेंड करता है, तो ये हमेशा डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जो वस्तु अंदर गई है उसके वॉल्यूम पर, उसके आयतन पर, ना कि उसके मटेरियल पर कि वो किससे बनी है, कॉपर, स्टील, किसी से बनी हो। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि जो अपथ्रस्ट सेम लग रहा है, यानी बुयोंसी फोर्स सेम लग रहा है। और आपको एक चीज पता होगी कि जो डिस्प्लेस्ड वाटर होता है, डिस्प्लेस्ड वाटर के इक्विवेलेंट ही तो क्या होता है, बुयोंसी फोर्स होता है। यही तो आर्किमिडीज के सिद्धांत ने कहा था। तो जो पानी बाहर आ रहा है वो उत्प्लावन बल के बराबर है, बुयोंसी फोर्स के बराबर है। तो बुयोंसी फोर्स दोनों पर सेम लग रहा है, यानी यानी कि दोनों का वॉल्यूम पक्का क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज डिस्प्लेस्ड वाटर है वो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। ये सेम है यानी ये सेम है। क्वेश्चन कह रहा है ये चीज सेम है तो हमने अज्यूम कर लिया ये भी सेम होगा। और ये सेम किसकी वजह से होता है, जब वॉल्यूम क्या होता है ऑब्जेक्ट का, सेम होता है। मटेरियल से कोई फर्क नहीं पड़ता, मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस वस्तु के वॉल्यूम से जो पानी के अंदर जाएगा।
तो इन दोनों के पास वेट, डेंसिटी, मास से कोई लॉजिक नहीं है। इक्वल वॉल्यूम होगा, समान इनका आयतन होगा, तो ये समान उत्प्लावन बल का अनुभव करेगी, यानी समान मात्रा में पानी को बाहर निकालेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। A single fixed pulley is used to draw water from a well. कुएं से पानी खींचने के लिए एक स्थिर चरखी का उपयोग किया जाता है। देखो जो पुली होती है ना, पुली सिस्टम होती है जिसमें आप रस्सी लगा करके यहाँ पर बाल्टी लटका देते हो, वो पुली सिस्टम यहाँ से रोटेट करती है, आप यहाँ से खींच रहे हो। पुली सिस्टम का मेन काम क्या होता है कि बस ये उस लगाए गए फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। तो केवल इस फोर्स की क्या की जा रही है, डायरेक्शन चेंज कर रही है पुली, और यहाँ आप खींच रहे हो इसको, वो इसको यहाँ से ऊपर ले जा रही है। तो ये क्या कहलाता है, पुली का कंसेप्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या इसकी एफिशिएंसी 100% है? नहीं। वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज, फोर्स इज अ वेरी कन्वीनियंट डायरेक्शन, बिल्कुल। हम एक तो इस बाल्टी को सीधा यहाँ से यहाँ खींच रहे होते, हम ये फोर्स लगा रहे होते, हमारे लिए ये फोर्स लगाना आसान था, और इस फोर्स को इस पुली ने इस तरफ कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स एक सुविधाजनक दिशा में लगाया जाता है पुली के थ्रू। पुली का यही काम होता है, इसीलिए चरखी लगा दी जाती है कुएं से पानी निकालने में। तो ये सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करती है पुली। नेक्स्ट देखते हैं। बॉल पेन फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बॉल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है? देखो एक होता है फाउंटेन पेन, इंक वाला पेन जो होता है फाउंटेन पेन, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? उसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्यों? इंक जो है वो आप जब कागज पे टच करते हो तो कागज में, पेपर में जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है उनके अंदर वो इंक फैल जाती है। तो इंक वाला जो पेन होता है वो इंक को इस तरीके से लिख सकते हो आप उससे। तो वो तो आंसर होता है कैपिलरी एक्शन। छोटी छोटी ट्यूब्स होती है कागज में, कैपिलरीज, उनके अंदर वो इंक फ्लो हो जाती है। अब बात आ रही है क्वेश्चन की बॉल पेन की, कि जो बॉल पेन है उसका सिद्धांत क्या है? तो देखो जो बॉल पेन होता है वो सरफेस टेंशन के सिद्धांत पर कार्य करता है, पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसे? आपको पता होगा बॉल पेन की जो आगे से निब होती है वहां पर एक छोटी सी गेंद लगी होती है, बॉल होती है, वो बॉल मूव करती है जब आप उसको कागज पे चलाते हो। तो अब होता क्या है कि इसके अंदर जो भरी हुई इंक होती है उसकी सरफेस टेंशन डिसाइड करेगी कि वो बॉल के ऊपर कितना अच्छे से स्प्रेड होगी। अगर उसकी सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा ही कम हो गई है, ज्यादा ही ज्यादा हो गई है अगर सरफेस टेंशन, तो आपको पता है कि वो इंक इसके ऊपर स्प्रेड ही नहीं होगी, और स्प्रेड नहीं होगी तो कागज पे चलेगी नहीं। लेकिन अगर इस इंक की सरफेस टेंशन जरूरत से ही ज्यादा कम हो गई है, तो अब ये इस पेन से बहुत ज्यादा ही कागज के ऊपर फैलने लग जाएगी। बिकॉज आपको पता है ना, सरफेस टेंशन ज्यादा होती है तो वस्तु सिकुड़ना चाहती है, कम फैलना चाहती है। सरफेस टेंशन ज्यादा, तो ये इंक इस बॉल पर नहीं फैलेगी, कागज पर ढंग से चल नहीं पाएगा। और अगर सरफेस टेंशन ज्यादा ही कम कर दी इंक की, तो लीक हो जाएगा, कागज पर ज्यादा चलने लग जाएगा। इसलिए एक परफेक्ट बैलेंस रखना पड़ता है इस इंक की सरफेस टेंशन का, तभी वो कागज पर अच्छे से चल पाएगी। तो आंसर क्या है, सरफेस टेंशन है बॉल पेन का वर्किंग प्रिंसिपल, और फाउंटेन पेन का वर्किंग प्रिंसिपल है कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर्स इनटू द रूट हेयर्स owing to, मिट्टी से जो पानी है जड़ों में किस कारण से प्रवेश करता है? तो देखो यहाँ पे एक घटना आती है ऑस्मोसिस। वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस होता है, और इस वजह से जो पानी है वो मिट्टी से जड़ों के अंदर चला जाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वो आपको याद रखना है। वैसे कैपिलरी एक्शन भी है कि जो जड़ें होती है वो मिट्टी को एब्जॉर्ब करती है कैपिलरी एक्शन के थ्रू, बट जो डिफरेंस होता है वो ऑस्मोसिस का होता है, उसकी वजह से वो उनके अंदर मूव कर जाता है जड़ों के अंदर पानी। नेक्स्ट देखते हैं। वाटर ड्रॉप्स कैन नॉट स्टिक टू द ऑयली सरफेस ड्यू टू, पानी की बूंदें तेल की सतह पर क्यों नहीं चिपक पाती? तो देखो दो तरह के फोर्स होते हैं, कोहेसिव और एडहेसिव। एडहेसिव जो फोर्स होते हैं, आसंजक बल, वो एक मटेरियल के किसी दूसरे मटेरियल के साथ बीच में जो फोर्सेस होते हैं उसको बताता है। अगर ये फोर्सेस ज्यादा है तो ये मटेरियल इसके ऊपर चिपक जाएगा। तो देखो लैक ऑफ एडहेसिव फोर्सेस, बिल्कुल ठीक है, चिपकने वाले बलों की कमी से तो आसंजक बलों की कमी होती है, इसीलिए वाटर जो है वो पानी की या ऑयल की सरफेस के ऊपर नहीं चिपक पाता। या दूसरा बोल दूं मैं, पानी जब सरफेस पर ऑयल होगा
और उस पर आपने पानी गिरा दिया, तो पानी कोहेसिव फोर्सेस की वजह से राउंड शेप ले लेगा, स्फेरिकल शेप ले लेगा, और इसको हम क्या बोल देते हैं कि ये सरफेस टेंशन की वजह से हुआ है। तो लैक ऑफ एडेसिव फोर्सेस हमारा आंसर हो जाएगा। और सरफेस टेंशन भी जो है उसकी वजह से ये स्फेरिकल शेप ले लेता है, इसको भिगोना नहीं चाहता है। ठीक है, पानी तेल से हल्का है नहीं, तेल पानी से हल्का है, इसलिए तेल ऊपर रहता है पानी के अंदर, मिश्र नहीं कर सकते एक दूसरे को, ये तो ठीक है, मिक्सिंग नहीं हो सकती, बट ये कह रहा है ऑयली सरफेस पर चिपक क्यों नहीं सकते, तो एडेसिव फोर्सेस नहीं बना पाता है वो, और कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए सरफेस टेंशन एक्ट करती है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ क्रीम इज रिमूव फ्रॉम मिल्क इट्स डेंसिटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दूध से मलाई निकाल दी जाए तो उसके घनत्व पे क्या फर्क पड़ता है। देखो जब जब ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है ना, बच्चे गलत कर देते हैं क्वेश्चन, कारण ऐसा लगता है कि क्रीम अगर दूध से निकाल ली गई तो दूध पतला हो गया है, दूध की डेंसिटी कम हो गई है, तो सब बच्चे लगा देंगे डिक्रीजेस, बट ऐसा आंसर नहीं है। देखो थोड़ा सा समझना, दूध जो होता है जब उसको मथा जाता है तो उसमें से जो क्रीम है, आपको पता है क्रीम मक्खन सेपरेट होकर के, ये जो पहले दूध था, वो जो क्रीम है वो सेपरेट होकर के कहाँ आ जाती है, ऊपर आ जाती है, और आप इसको यहाँ से अलग कर लेते हो। यानी ये जो क्रीम है जो ऊपर आई है, इसका ऊपर आना ये दिखा रहा है कि ये क्रीम हल्की है, यानी लो डेंसिटी वाली है, हल्की है, हल्की वस्तु बाहर ऊपर आ गई थी तो हमने इसको हटा लिया। अब आप सोचो, मिक्सचर जो था पहले, उसमें से अगर आप हल्की चीज को हटा करके आप ले गए हो, तो अब मिक्सचर में नेट कंटेंट क्या बचा होगा, भारी बचा होगा, हाई डेंसिटी वाला बचा होगा, बिकॉज आप हल्की चीज ले गए हो। अगर आप भारी माल ले जाते इससे निकाल के तो डेंसिटी कम हो जाती, बट आप लेके गए हो हल्की चीज, हल्की चीज ले गए हो, इसका मतलब अब जो ये लिक्विड है पहले के मुकाबले क्या हो गया है, मोर डेंस हो गया है, बिकॉज आप हल्की चीज को ले जा चुके हो। तो आंसर क्या हो गया, इंक्रीजेस। तो याद रखना हमेशा, और ये क्रीम जो इससे निकाली गई है दूध से, कौन से फोर्स की हेल्प से निकाली गई है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल, जो घूमती हुई वस्तु पर बाहर की तरफ लगता था, हमने पढ़ा था इसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो वॉशिंग मशीन का भी वर्किंग प्रिंसिपल था, उसी फोर्स से ये निकाली जाती है क्रीम। नेक्स्ट देखते हैं, मटेरियल फॉर रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स वो देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टी, वर्षारोधी यानी वाटर प्रूफ जो कपड़े आते हैं, कोट तंबू जो आते हैं, उसमें वो जल रोधक गुण क्यों होते हैं। तो हमने बात की थी कि पानी की अगर सरफेस टेंशन ज्यादा होगी तो पानी इस तरीके से सिकुड़ना चाहेगा, बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। तो आपने देखा होगा कि जो रेन जो बरसाती होती है, रेनकोट होते हैं, उसको अगर आपने कभी देखा हो बारिश में यूज करने पे, तो पानी उसमें ऐसी शेप लेकर के कपड़े के ऊपर मौजूद रहता है एनी टाइम, और आप घर आते ही उसको झाड़ देते हो तो वो पानी नीचे गिर जाता है, वो उसको बिल्कुल भी इस तरीके से गीला नहीं करता है ऐसे। इसका मतलब क्या है कि सरफेस टेंशन हाई रखी जाती है, ताकि पानी की बूंदें इस तरीके से मौजूद रहें और वो कपड़ों को गीला ना कर सके। तो सरफेस टेंशन ही है जो जिम्मेदार है जलरोधी गुण के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, when two ice cubes are pressed together they join to form one cube, which one of the following helps to hold them together। देखो दो आइस क्यूब्स हैं, दो आइस क्यूब्स को आप प्रेस करके होल्ड करते हो तो वो चिपक जाती हैं, ये किस वजह से होता है। तो देखो इनमें एक फोर्स बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें भी है इसमें भी है, तो जब आप उनको स्टिक टुगेदर करते हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड इनको चिपकाने में मदद रखता है। वॉन्डर फोर्सेस तो गैसों में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही ये चिपकाने में मदद करता है एक आइस दूसरी आइस के साथ, याद रखना आपको। नेक्स्ट देखते हैं, when a piece of stone is immersed in water it displaced water of equal, हमने बात की थी कि जब किसी वस्तु को आप पानी में डुबोते हो, पानी में जब किसी वस्तु को आपने डुबोया होगा, तो उस पानी ने पक्का कुछ मात्रा में पानी को बाहर निकाला होगा, ये जो पानी था इस पानी को इसने बाहर निकाला होगा। तो वो इस वस्तु की क्या चीज ऐसी थी जो इस पानी को बाहर निकालती है, तो हमने कहा था इसका वॉल्यूम जो होता है वस्तु का, वो जितना ज्यादा होगा वो उतना पानी बाहर ज्यादा निकालेगा। इसका मतलब ये अपने वॉल्यूम के इक्वल पानी को डिस्प्लेस करता है, हटाता है, जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा पानी बाहर हटेगा। तो आंसर हो गया हमारा वॉल्यूम। और ये जितना पानी बाहर हटता है यही किसके इक्विवेलेंट होता है, इस वस्तु पर लगने वाले बुयोंसी फोर्स के बराबर भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं,
द मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस टू कीप अ पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम। किसी कण को अगर आपको संतुलन में रखना है तो न्यूनतम कितने बलों की आवश्यकता होगी। तो आप देखो, एक वस्तु है, अगर आपने सिर्फ इस पर केवल एक फोर्स लगाया है तो ये वस्तु इस तरफ गति करेगी। इसका मतलब क्या है कि एक फोर्स लगा करके आप इसको क्या इक्विलिब्रियम में ला सकते हो? नहीं ला सकते। हाँ, अगर आप इस पर दो फोर्स लगा दो, अब ये वस्तु इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, संतुलन में आ चुकी है। तो किसी भी वस्तु को अगर आपको इक्विलिब्रियम में लाना है, संतुलन में लाना है, तो कम से कम कितने बल चाहिए, मिनिमम कितने फोर्स चाहिए? दो बल चाहिए होंगे। एक बल से वो बैलेंस में नहीं आ सकती इक्विलिब्रियम में। नेक्स्ट चलते हैं। प्योरिटी ऑफ अ मेटल कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ। धातु की शुद्धता किसकी सहायता से ज्ञात की जा सकती है? तो देखो, याद रखना है आपको, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत होता है उससे ज्ञात की जा सकती है। कैसे? तो देखो, अगर किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो वो वस्तु अपने वॉल्यूम के बराबर बाहर निकालती है पानी को। अब अगर हमने ये सपोज करो प्योर गोल्ड था, प्योर गोल्ड था, 1 किलोग्राम था, हमने उसका एक कोई फिक्स शेप ले ली, वॉल्यूम बना लिया, उसको पानी में डाला तो उसने कुछ मात्रा बाहर निकाली। अब सेकंड टाइम हमने क्या किया, इस गोल्ड के अंदर कोई हल्की चीज मिला दी, चांदी वगैरह मिला दी, और वजन भी सेम रखा। तो इस बार क्या होगा, जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास तो हम बदल नहीं रहे हैं, 1 किलोग्राम जो वस्तु थी हमने वही रखी है। लेकिन आप सोचो कि अगर इस प्योर गोल्ड में अगर चांदी मिला दी गई है, तो ये बात तो पक्का हो गई है कि दोनों, गोल्ड और सिल्वर दोनों की डेंसिटी तो अलग होती है, हर मटेरियल की अलग होती है, सेम तो हो नहीं सकती। चांदी अगर आपने मिला दी मिश्रण में, तो पक्का डेंसिटी क्या हुई होगी, कम हुई होगी। मास को तो हम बदलने दे नहीं रहे हैं, तो अगर डेंसिटी कम हुई होगी तो पक्का वॉल्यूम क्या हुआ होगा, बड़ा होगा। उसी का तो इफेक्ट यहाँ देखने को मिला होगा। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर उस 1 किलोग्राम गोल्ड के अंदर कुछ चांदी मिला करके आपने वजन 1 किलोग्राम सेट कर दिया और वॉल्यूम यहाँ डाला, तो इस बार डेंसिटी कम होने की वजह से वॉल्यूम क्या हो गया, ज्यादा। तो इस बार अब जो ये पानी बाहर निकालेगी ना, वो एक की पहले वाले से केस से ज्यादा निकालेगी। तो आप कह सकते हो कि अगर पानी ज्यादा बाहर आ रहा है पहले के मुकाबले, इसका मतलब पक्का ये प्योर गोल्ड नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ तो मिलाया गया है। कारण कुछ ना कुछ मिलाने से डेंसिटी कम हुई होगी और पक्का वॉल्यूम चेंज हो गया होगा। और पानी में वस्तु जाती है तो वॉल्यूम ही तो होता है जो इस पानी को बाहर निकालता है। इसीलिए मेटल की प्योरिटी निकालनी है आपको, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, वो भी इसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था। मेटल्स की मिक्सिंग या प्योरिटी की जांच की जा सकती है यहाँ से। In a particular system, the units of length, mass, and time are chosen to be 10 centimeter, 10 gram, and zero point 0.1 respectively. The unit of force in this system will be equivalent to। देखो, फोर्स की यूनिट पूछ रहा है, कैलकुलेट करके दो वैल्यू न्यूटन के अंदर। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। इनकी जो यूनिट्स होती हैं वो होती हैं किलोग्राम, और त्वरण की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमें जो वैल्यूज दी गई है उसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, तो हमें जो फोर्स का फॉर्मूला मिलेगा, वो वैल्यू मिलेगी वो न्यूटन में मिल जाएगी ऑटोमेटिक। और वैल्यूज हमें दे रखी है सेंटीमीटर और ग्राम में, जबकि हमारे फॉर्मूले में आनी चाहिए मीटर और किलोग्राम में। हम चेंज कर लेते हैं। तो देखो, 10 ग्राम मास दे रखा है, 10 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 10 अपॉन में 1000 कर देते हैं। ये वैल्यू चेंज हो गई है किलोग्राम में, तो कितनी हो गई है, 10⁻²। नीचे 100 बचा, ऊपर चला गया 10⁻²। एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है केजी में। अब हमें ढूंढना है मीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो वैल्यू बच गई 10⁻⁻1। ये हो गया। इस फॉर्मूले में दो वैल्यूज आ चुकी हैं, किलोग्राम में और मीटर में। अपॉन में सेकंड स्क्वायर, सेकंड तो यही हमें सेकंड में ही दे रखा है 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड को हम 10⁻⁻1 रख सकते हैं। तो अब देखो, यहाँ से हमें पता चल गया, अच्छा नीचे स्क्वायर है तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया सेकंड का, तो ये वैल्यू बदल गई, नीचे 10⁻⁻2 हो गई। ठीक है, तो -1 से -2 कैंसिल आउट हो गई, नीचे 10⁻⁻1 रिमेनिंग रह गई, वो ऊपर चली जाएगी तो वैल्यू प्लस की बन जाएगी। तो हमारे पास नेट क्या आ गया, 10⁻2 ये वाला, और नीचे से जो -1 गया था वो प्लस का 1।
तो ये प्लस का 1 ये माइनस का 2, वैल्यूज ये कैंसिल हो जाएंगी, तो नेट क्या बचेगा 10 की पावर -1 वैल्यू बच जाएगी, और वो किसके इक्विवेलेंट होगी, फोर्स के। तो 10 की पावर -1 जो है उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.1, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.1 न्यूटन। यानी क्वेश्चन और कुछ नहीं था, केवल सेंटीमीटर ग्राम इनको कन्वर्ट करवा रहा था। क्यों? क्योंकि वो उसी प्रणाली के अंदर बल की इकाई पूछ रहा था। तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.1 न्यूटन। नेक्स्ट देखते हैं। तो वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। देखो पृथ्वी के केंद्र पर क्या भार होता है। हमने ग्रेविटेशन चैप्टर किया था, उसमें मैंने बोला था कि स्मॉल जी की वैल्यू 0 हो जाती है। कहाँ कहाँ पर? एक तो अगर हम सरफेस से इनफाइनाइट दूरी पे चले जाएं, या एक हम अर्थ के सेंटर पे चले जाएं, केंद्र पे। इन दो जगह ये स्मॉल जी क्या हो जाता है 0। और अगर स्मॉल जी 0 हो गया है तो वेट के फॉर्मूले में भी तो ये स्मॉल जी बैठा है, तो वेट भी तो क्या हो गया था 0। वहां हमने अच्छे से क्वेश्चंस करे थे काफी सारे। तो कह रहा है सेंटर ऑफ अर्थ पर वेट क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आराम से कह सकते हैं 0 हो जाएगा। हाफ ट्वाइस ये सब नहीं होगा, 0 हो जाएगा। और मैक्सिमम कहाँ होता है, अर्थ की सरफेस पर। नीचे भी कम हो रहा था, ऊपर भी कम हो रहा था, ये हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में देखा था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। On a clean glass plate, a drop of water spread to form a thin layer, whereas a drop of mercury remain almost spherical. देखो ये कह रहा है कि एक कांच की प्लेट है जिसपे पानी तो ऐसे थिन लेयर बना रहा है, फैल जा रहा है, जबकि मरकरी जो है वो ऐसी शेप ले रही है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? मरकरी ऐसा पारा जो है ये उसका सिंबल है, ऐसे वो क्यों बिहेव कर रहा है, जबकि वाटर तो ग्लास के ऊपर स्प्रेड हो जा रहा है। देखो अब याद आई आपको एक बात हमने बात की थी कि वाटर यहाँ पर इस सरफेस के साथ एडेसिव फोर्सेस को बना ले रहा है, आसंजक बलों को बना ले रहा है। लेकिन मरकरी है, उसके कोहेसिव फोर्स इतने ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं, सहसंजक बल बहुत मजबूत होते हैं। और सहसंजक बल क्या होते हैं, एक ही मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है, यानी मरकरी का एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल मरकरी का, उनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रोंग है। कंपेयर टू किसके साथ, मरकरी का इस ग्लास के साथ जो एडेसिव फोर्स होगा उसकी तुलना में। तो कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए मरकरी ने अपनी शेप सरफेस टेंशन की वजह से स्फेरिकल रखी, उसने इस सरफेस को गीला नहीं किया। जबकि वाटर ने एडेसिव बना लिए, तो वाटर के एडेसिव स्ट्रॉन्ग है ग्लास के साथ कंपेयर टू वाटर के खुद के कोहेसिव की तुलना में। तो वाटर ऐसा करता है, मरकरी कोहेसिव फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग रखता है। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। मरकरी इज मेटल, तो मेटल होने से उसका कोई लॉजिक नहीं है, मेटल तो है वो, उस वजह से वो ऐसी शेप ले रही है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। डेंसिटी ऑफ मर्करी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, घनत्व तो अधिक है, लेकिन घनत्व का क्या लॉजिक बनता है फैलने नहीं फैलने पे, वो तो डूबना तैरना वाला लॉजिक फिर भी लग सकता था घनत्व में। नेक्स्ट है कोहेजन ऑफ मर्करी इज ग्रेटर देन इट्स एडेशन विद ग्लास, बिल्कुल ठीक है। मर्करी का कोहेशन फोर्स है वो एडेशन फोर्स की तुलना में बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच बबल्स फ्रॉम लिक्विड आर फॉर्म्ड, किसी तरल या द्रव से बुलबुलों का निर्माण होता है। तो देखो आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखी होगी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर आपको बबल्स बनते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, उस प्रोसेस का नाम पूछ रहा है। तो जब भी कभी किसी लिक्विड के अंदर गैस अगर लिक्विड के अंदर रिलीज होगी तो हमेशा क्या बनेंगे, बबल्स बनेंगे। और इस घटना को क्या बोलते हैं, एफरविसेंस कहते हैं, जिसमें ये बबल्स का निर्माण करती है कोई भी गैस लिक्विड में। तो ये इसका नाम है, याद रखना आपको। नेक्स्ट देखते हैं। तो वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, वॉशिंग मशीन का सिद्धांत हम वर्किंग प्रिंसिपल बात कर चुके हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे ही घुमाया जाएगा किसी वस्तु को सर्कुलर पाथ में, उस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, इसकी दिशा केंद्र की दिशा से अपोजिट होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूध से क्रीम निकालने का भी यही मेथड था, तो सेंट्रीफ्यूगेशन है, अपकेंद्री बल है, अपकेंद्रण इसको हिंदी में कहते हैं। तो वॉशिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल यही होता है। नेक्स्ट चलते हैं। What type of a force act on a car moving around a curve? एक वक्र पर, गोल पथ पर एक कार इस तरीके से गति कर रही है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है किस प्रकार का बल कार्य करता है। हमने पहले भी बात की थी कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होता है तो इस गति को करवाए रखने के लिए, जारी रखने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है।
और वो फोर्स केंद्र की तरफ होता है, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, अभिकेंद्री बल बोलते हैं उसको। तो हर वृत्तीय गति को अगर कोई कार घूम रही है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स हेल्प करेगा इस चक्कर को घुमाए रखने के लिए। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स टूट जाएगा तो ये कार सीधी रेखा में टेंजेंटली आगे निकल जाएगी। इसीलिए हमें मोड़ पर कार की स्पीड धीमी करनी पड़ती है, वो इसीलिए ताकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगातार बैलेंस रहे। तो आंसर क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इसके अंदर जितनी वस्तुएं बैठी है उन सभी पर एक फोर्स फील होता है, वो क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल, अभी अब केंद्रीय बल, और ये है अभी केंद्रीय बल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हर सर्कुलर मोशन के लिए आवश्यक बल है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सलरेशन इज, त्वरण क्या है? देखो फोर्स का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सीलरेशन, और यहाँ पर साफ साफ कहा जाता है कि फोर्स और एक्सीलरेशन का आपस में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एक्सीलरेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास तो फोर्स। फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी आपको किसी वस्तु को बहुत ज्यादा एक्सीलरेट करवाना है तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं, इफ अ बॉल इज थ्रोन अप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, गेंद को ऊपर फेंका जाए तो क्या चेंज नहीं होगा? अगर आपने किसी एक गेंद को ऊपर उछाला है तो क्या चीज चेंज नहीं होती है? तो आपको पता है कि ये जो यहाँ से जब वस्तु ऊपर जाती है तो वो अब किसके कंट्रोल में है? ग्रेविटी, या मैं बोल दूं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ही काम करेगा अब इस पर, सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वीय त्वरण जिसको हम बोलते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, वो है तो त्वरण ही है तो एक्सीलरेशन ही, तो वो इस पर सेम रहेगा। बाकी सब चीजें इसकी चेंज होती रहेंगी, पोटेंशियल एनर्जी भी हाइट के साथ चेंज होती जाएगी, डिस्टेंस भी चेंज होगी। केवल एक ऐसी चीज है जो चेंज नहीं होती है, वो क्या है? एक्सीलरेशन। और वो भी किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन है, ग्रेविटी की वजह से त्वरण सेम रहेगा इस पर, क्योंकि पृथ्वी सब पर सेम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से सब वस्तुओं को खींचती है खुद की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं, if a body is moving on a circular path, what is the average velocity if it's complete one cycle in 1 second? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु है, सर्कुलर मोशन में घूम रही है, और सर्कुलर मोशन में घूमती हुई ये अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, और एक चक्कर पूरा करने में इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो देखो वेलोसिटी जो होती है, एवरेज वेलोसिटी, वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, जितना विस्थापन इसने तय किया अपॉन में जितना इसने समय लिया। तो आप देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, उसी को बोलते हैं। यहां से शुरू हुआ यहीं खत्म हो गया, तो क्या इसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट तय किया है क्या? नहीं किया। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ही क्या हो गया है? जीरो। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है तो अपने आप ये वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉर्मूले से जीरो हो जाएगी। तो आंसर क्या कह सकते हैं हम? जीरो हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा सर्कुलर पाथ में क्या होती है? जीरो होती है, जब वो एक साइकिल पूरा कर चुका होता है। नेक्स्ट देखते हैं, if a force act upon two objects at rest and having different masses for the same amount of time, time same है, then which of the following will be the same for both of the object? यदि एक बल दो स्थिर अवस्था वाली अलग अलग द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं पर समान समय तक आप लगा रहे हो, कोई बल लगा रहे हो, समान समय तक लगा रहे हो, द्रव्यमान उनका अलग है, मास अलग अलग है, तो इनमें से कौन सा बल दोनों वस्तुओं के लिए समान होगा? तो देखो फोर्स आप लगा रहे हो, मास उनका डिफरेंट है, लेकिन टाइम जो है वो आप क्या लगा रहे हो? सेम लगा रहे हो। यानी ये चीज दोनों पर क्या रहेगी? सेम रहेगी। मास तो अलग अलग है दोनों का, तो ये चीज सेम रहेगी। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से ये क्या है? तो देखो फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन, साथ में आ गया टाइम। तो ये तो है मास, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम जो होता है वो क्या होता है? सेकंड। तो सेकंड से सेकंड की पावर कट गई। अब देखो मास जो है मल्टीप्लाई में मीटर अपॉन सेकंड, एक तरीके से ये वेलोसिटी ये तो हो गई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वेलोसिटी है ये।
तो मास इनटू वेलोसिटी, आपको याद है हमने मोमेंटम पढ़ा था, मोमेंटम का फॉर्मूला था mv। तो क्या ये और ये चीज सेम हो गई? बिल्कुल सेम हो गई। तो क्वेश्चन ने आपको फोर्स और टाइम की उसमें कह दिया है, हमें आंसर मिल गया है कि मोमेंटम जो होता है वो सेम रहेगा। तो दोनों के लिए क्या सेम रहेगा? मोमेंटम सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। If an object is thrown upward, what will be the its velocity when it reaches its maximum height? एक वस्तु को आपने ऊपर की तरफ उछाला है, जब वो अधिकतम टॉप अवस्था पर पहुंचेगी तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? आप सोचो, वस्तु को फेंका गया है, धीरे धीरे जब तक उसमें वेग था वो जाती गई, एक पॉइंट पे जाके रुकेगी, वो उसकी मैक्सिमम हाइट है, वहां पर वो रुकेगी और फिर अगेन वापस से नीचे आने लगेगी। तो जो मैक्सिमम पॉइंट होती है वहां पर उसकी वेलोसिटी, उसका वेग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है अधिकतम ऊंचाई पर। तभी तो वो अगेन वापस वहां से फॉल करना शुरू करेगी। तो क्या हो जाएगी उसकी स्पीड? जीरो। ये सब एसएससी के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गैलीलियोज लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज? देखो, हमने पढ़ा था न्यूटन का जो गति का फर्स्ट लॉ है, उसी को हमने कहा था लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। कि कोई वस्तु रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगी, गतिशील है मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, अनलेस उस पर आप बाहर से एक फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई ना कर दो। गैलीलियोज लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज क्या बोलता है कि जब कोई वस्तु अगर फॉल कर रही है, आप सोच के देखना, फॉलिंग कंडीशन में है यानी कि वो मोशन में है, वो जब तक फॉल करती रहेगी, जब तक मोशन में रहेगी, जब तक कि उसको बाहर से एक क्या ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यानी कोई गिरती हुई वस्तु है, वो जब तक गिरती रहेगी जब तक जमीन ना आ जाए, तभी तो रुकेगी, क्योंकि जमीन उस पर फोर्स लगा देगा तो वो रुक जाएगी। तो एक तरीके से वही तो बात हुई कि कोई वस्तु जो मोशन में है वो लगातार मोशन में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो जो लॉ ऑफ इनर्शिया था, फर्स्ट लॉ था, इसमें भी तो हमने यही स्टेटमेंट बोला था। तो बिल्कुल गैलीलियोस लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडी भी यही है, गिरती वस्तुओं का नियम। तो गति का जो पहला नियम है, जो लॉ की डेफिनेशन भी देता है बल्कि परिभाषा को बताता है, फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह देते हैं, जड़त्व का नियम, और लॉ ऑफ गैलीलियोस लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट, सोप बबल अटेन्स स्फेरिकल शेप ड्यू टू। आपको पता है मैंने एक चीज बताई थी, कोई भी वस्तु जब कोई भी लिक्विड था या पानी की गिरती बूंदे थी स्फेरिकल शेप ले रही थी, इसका मतलब वो अपनी, उसके अंदर कोई ऐसे फोर्सेस थे, अट्रैक्शन फोर्सेस थे जो उसकी शेप को मिनिमाइज करना चाह रहे थे। ये बात हमने की थी। तो सोप बबल्स स्फेरिकल शेप लेते हैं कौन सी घटना की वजह से? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव की वजह से लेते हैं। और होता क्या है ये, अगर मैं कहूं, ये होता है पुल्स ऑफ मॉलिक्यूल होता है ये। और वो किस कंडीशन में? टाइटेस्ट पॉसिबल कंडीशन होती है ये, कि वो इस तरीके से शेप में आना चाहता है कि टाइटेस्ट पॉसिबल हो सके। और वो शेप कौन सी होती है? स्फेरिकल। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, स्फेरिकल शेप क्यों ले रही है कोई वस्तु, आंसर क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन की वजह से ही। और सरफेस टेंशन कौन से फोर्सेस की वजह से जिम्मेदार होती है? कोहेसिव सहसंजक बलों की वजह से ये घटना मौजूद होती है। नेक्स्ट देखते हैं। इन साइंस अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, धक्का या खिंचाव, किसी वस्तु को आप धक्का लगा रहे हो या इधर से खींच रहे हो, ये दोनों ही क्या होते हैं? फोर्स हैं। बल ही तो आप लगाते हो, या बल ही आप, बल से ही तो आप खींचते हो। तो पुश और पुल दोनों को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं? फोर्स, बल। नेक्स्ट देखते हैं। द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज देन स्टैटिक फ्रिक्शन, घर्षण के बारे में है। देखो, घर्षण की बात हमने की थी, तो घर्षण के कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन, जब वस्तु कोई रुकी हुई है, रखी हुई है, सिंपल गति नहीं कर रही है, अब जब आप इसको खिसकाना की कोशिश करते हो, इस वक्त जो घर्षण यहाँ इसकी सरफेस पे प्रोड्यूस होगा रुकी हुई वस्तु का, वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम कह देते हैं स्थैतिक, की स्थिति रुकी हुई है, स्थैतिक घर्षण। एक घर्षण ये होता है। एक होता है स्लाइडिंग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जब आपने इस वस्तु को धक्का लगाया था, अब ये वस्तु गति कर रही है, लगातार गतिशील है, इस वक्त जो इसकी सरफेस से घर्षण लग रहा है वो कहलाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये तो आपको पता है कि ये ज्यादा होता है, रुकी हुई वस्तु को धक्का लगाना मुश्किल होता है, एक बार वो जब गति पकड़ लेती है तो आप उसको धक्का लगा करके आसानी से काफी दूरी तक ले जाते हो।
बिकॉज स्लाइडिंग फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन, लोटनी घर्षण। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपने देखा है सिलेंडर को जब आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तो आप उसको गुड़का करके ले जाते हो, लुढ़का करके। तो जब लुढ़का करके आप किसी भी सरफेस को लेकर के जाओगे तो वो क्या कहलाता है, रोलिंग फ्रिक्शन, लोटनी घर्षण, जो कि इन सबसे क्या होता है, सबसे कम, इन सब में से सबसे कम है। आप आसानी से सिलेंडर को ले जा सकते हो लुढ़का करके। लास्ट होता है फ्लूइड फ्रिक्शन, तरल घर्षण। जैसे कि नाव होती है, जो बोट, बोट पानी पे चल रही है, वो भी अपनी गति जब जिधर गति कर रही है उसकी विपरीत दिशा में उस पर भी घर्षण लग रहा है, लेकिन वो बिल्कुल सबसे कम होता है। ठीक है, तो जो फ्लूइड जब फ्रिक्शन लगा रहा है तो सबसे कम लगाएगा। तो इन सब में मैं अगर आपको बताऊं ऑर्डर, तो स्टैटिक सबसे ज्यादा, सेकंड नंबर पे फिर ये स्लाइडिंग, फिर रोलिंग, और लास्ट में फ्लूइड। तो ये इनका ऑर्डर है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी इसके बारे में पूछ रहा है, इज स्टैटिक से क्या होता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा क्या होता है, कम होता है, स्मॉलर होता है, छोटा होता है। ये आपको दिख गया। रोलिंग पूछता तो और कम, फ्लूइड और कम। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे फोर्स एंड मोशन के, साथ में हमने जो फ्लूइड्स के क्वेश्चन भी देख लिए, फ्लूइड डायनामिक्स के क्वेश्चन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के भी क्वेश्चंस देख लिए, बुयोंसी के देख लिए। तो ये आपके अच्छे क्वेश्चंस थे, आप इनको एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो काफी सारे कंसेप्ट है जो एग्जाम में अगेन अगर रिपीट होते हैं तो आप यहाँ से इनको कर सकते हो, इनको समझने के बाद। तो एक दो बार इस वीडियोस को आप देखना अच्छे से, वीडियोस पॉज करके, जब कोई क्वेश्चन आता है सामने तो एक बार पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आप उसका सॉल्यूशन देखो। तो हमारा वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।